हाँ, तो हम लोग बायट सेवेट लॉ कर लिए थे, उसके कारण कुछ करंट का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिए थे, है ना। स्ट्रेट वायर था, रिंग था, आर्क था, है ना, रिंग के एक्सिस पे था। फिर हम लोग बात किए थे कि बायट सेवेट लॉ में एक दिक्कत, मेन इशू क्या था कि वो जो छोटा छोटा करंट का जो हम लोग एलिमेंट माने थे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करे, है ना। फिर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट किए थे, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या था, बी डॉट डी एल, डी एल क्या है, एम्पीरियन लूप का छोटा सा हिस्सा, ठीक है। बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई इन या आई एनक्लोज्ड। ये आई इनक्लोज्ड क्या था, तो भाई जो एम्पीरियन लूप ले रहे हैं उसको पियर्स करता हुआ जो करंट जा रहा है ना, पियर्सिंग करंट लेना था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण लिखना था, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट, है ना। तो फिर हम आपको बताए भी थे कि फाइनाइट वायर का क्यों नहीं निकाल पाएंगे इससे, क्योंकि फाइनाइट वायर मतलब कि हमको पूरा सर्किट दिख रहा है ना। तो जो बी डॉट डी एल में बी आएगा वो सिर्फ उस वायर का नहीं होगा, वो सारे के कारण होगा, सर्किट का बाकी हिस्सा जो है ना। लेकिन इनफाइनाइट वायर में बाकी का हिस्सा तो है, लेकिन हम जहां पे फील्ड निकाल रहे हैं उससे बहुत दूर है ना, उससे बहुत दूर है। तो हमको ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हम लिख रहे हैं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या मान के चल सकते हैं, नेग्लिजिबल। याद आ रहा है? ये सब कहानी कर लिए थे। और उसके बाद एक इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। फिर अगला चीज हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो पाइप, मतलब एक पाइप है जिसके सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सियल करंट मतलब एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है, ऐसे नहीं, ट्रांसवर्स नहीं, एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। अच्छा सर, हाँ कर रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बनाओ, हॉलो पाइप है, ये बहुत बड़ा पाइप है, लॉन्ग, है ना। अगेन छोटा होगा तो वही पंगा आएगा, अगल बगल बाकी का सर्किट भी दिखेगा, उसके कारण भी फील्ड लिखना पड़ेगा, है ना। तो लॉन्ग पाइप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऊपर से देखोगे टॉप व्यू तो ऐसे दिखेगा, ध्यान से देखो, समझ में? तो ऊपर से ऐसे ही दिखेगा ना, करंट आ रहा सब ऐसे, है ना। तो डॉट से दिखा है, चलो। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना। अगेन यहाँ पे अब बार बार हम नहीं कर रहे हैं, वायर में आपको बता दिए थे अच्छे से, है ना, सिमेट्री के थ्रू। याद आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे भी हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा, टेंजेंशियल, मतलब इधर से अंदर है तो इधर से बाहर, या इधर से अंदर है तो इधर से बाहर। मतलब ऊपर से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक लूप लेते हैं हम, एक सर्कल बनाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिखेगा, है कि नहीं। अरे एक्सिस ऐसे है ना, तो यही टेंजेंशियल हुआ ना, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिखेगा। सर डायरेक्शन उल्टा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलस संभाल लेगा, है कि नहीं। चल, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लिया ऐसे, अच्छा इसको भी बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि यहां से x दूरी पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे B1 मान लो, यहाँ पे B2 मान लो, और इसको 180 डिग्री से घुमा दो। करंट के कन्फिग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज बायट सेवेट लॉ से सीधा सीधा आप डायरेक्शन देख सकते हो और बोलोगे कि ये बराबर दूरी पे है सब तरफ, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, फील्ड बराबर होगा, क्योंकि स्पेस एक जैसा है सबके लिए। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत? चल, हम एम्पीरियन लूप ऐसा लेते हैं कि मेरा बी डॉट डी एल आसानी से निकल जाए, यानी कॉस थीटा 0 हो, 180 हो या 90 हो। तो यहाँ पे एम्पीरियन लूप ऐसे लेना ही अच्छा होगा, ऐसे ले लिए, ठीक है।
ऊपर से देख रहे हैं तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है ऊपर से जब देखेंगे तो, है ना। तो ये डॉट 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 दिखा रहे हैं। एम्पीरियन लूप ऐसे लिए हैं तो ये करंट कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव कि निगेटिव। एम्पीरियन लूप ऐसे लिए हैं तो पॉजिटिव करंट हो जाएगा, है ना, याद आ रहा। चलो तो बी डॉट डी एल करें, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। दूसरे साइड से नहीं लिखना है अभी, पहले बी डॉट डी एल कैलकुलेट करो। तो बी डॉट डी एल हर जगह बी और डी एल एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 विच इज 1। अच्छा, हर जगह मैग्नीट्यूड बराबर है तो बी को बाहर ले सकते हैं, बी इंटीग्रेशन डी एल। डी एल कितना होगा, अगर ये x है तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई x, है ना। तो ये इस साइड कैलकुलेट हो गया। दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। कितना करंट इसको पियर्स कर रहा, कुछ भी नहीं, कोई भी करंट इसको पियर्स नहीं कर रहा, तो 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, b बराबर 0। मतलब अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला आप खुद से एक बार ट्राई करो, विच इज सॉलिड पाइप। सॉलिड पाइप, ठीक है, मतलब करंट पूरे वॉल्यूम में है ना। करंट अभी भी कैसा है यहां पे, एक्सियल ही, एक्सियल करंट है ना। अच्छा हाँ, बाहर भी, सॉरी, चलो बाहर वाला पार्ट आप कर लोगे कि हम करें, चलो ठीक है। बाहर के लिए हम बता देते हैं, एम्पीरियन लूप ऐसे ले लेते हैं। अरे ये इन में इनसाइड क्या हो गया, 0। चलो बाहर के लिए करते हैं। बाहर के लिए करोगे तो अगेन बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, है ना। यहां से x दूरी पे, अब की बार x क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, अरे है ना। तो लिखोगे b इंटू 2 पाई एक्स, बी इंटू 2 पाई एक्स आउटसाइड पॉइंट के लिए। कोई दिक्कत है तो पूछते जाओ, हम तो तेजी से चल रहे हैं, है ना, क्योंकि बेसिक चीज है वही रिपीट हो रहा, इसीलिए थोड़ा फास्ट कर दिया। आउटसाइड पॉइंट में अगेन एक एम्पीरियन लूप कैलकुलेट ऐसे लो, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जैसे लिए वैसे ही लिए, और एम्पीरियन लूप का डायरेक्शन भी वैसे ही लिए। तो यहाँ पे जो करंट है अंदर वो कैसा होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव, है ना। चलो तो ये जब इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा b इंटू 2 पाई एक्स, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। यहाँ पे जो करंट है वो आई ही है टोटल, है ना। तो यहाँ पे से b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। याद करो इन्फानाइट वायर का यही होता था, इन्फानाइट वायर का यही होता था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, 2 पाई एक्स, जो भी बोलो, कोई दिक्कत। तो अब की बार एक सॉलिड पाइप है, कैसा है, सॉलिड पाइप। करंट मतलब ऊपर से देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, सब डॉट है, डॉट मतलब बाहर की तरफ। करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी क्या दिया हुआ है, J दिया हुआ है। तो ट्राई करो एक बार, देखो पिछले सवाल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, पिछले पार्ट में जहां हॉलो पाइप, उसमें क्या था कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किए थे, बी डॉट डी एल, और ये किसके बराबर हुआ था, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड या आई इन, ठीक है। जब इसको सॉल्व किए थे तो ये आया था कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन बी डी एल, और इसमें से हम b को बाहर लिए थे, b को बाहर लिए थे ये मान के, ये सोच के यहां पे ध्यान से देखना, x दूरी पे यहां मैग्नेटिक फील्ड अगर b है तो यहां भी x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड b ही होगा।
और ये मानने का रीजन क्या था कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तभी तो उसको घुमाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो क्या हम बोल सकते थे कि यहां का मैग्नेटिक फील्ड और यहां का बराबर होगा? अरे मान लो यहां पे ज्यादा करंट आ रहा होता, इस हिस्से में आई ही होता टोटल करंट, बट इधर ज्यादा आ रहा होता, इधर कम। अरे दो तरह का मेटल चिपका के सिलेंडर बना देते, है ना, बना सकते थे ना, तो रेसिस्टेंस के हिसाब से करंट बढ़ जाएगा। तो ये बी को बाहर ले हम क्यों ले पाए? क्योंकि करंट यूनिफॉर्म था, है ना। बी को इसलिए बाहर नहीं ले पाए कि एम्पियर्स लॉ लगा रहा है, बी को इसलिए बाहर ले पाए कि करंट यूनिफॉर्म था। तो लिख लेना, अगर उसमें करंट यूनिफॉर्म नहीं हो तो आप बी को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते हो, है ना। ठीक है सर, राइट साइड में तो यही आएगा ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आएगा। मान लो अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये आता इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ठीक है, और तब ये बी टेंजेंशियल होगा, ये भी हम कंफर्म नहीं बता सकते थे, है ना, कोई दिक्कत? तो बी डॉट डी एल, ठीक है, यही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन तो इसका वैल्यू क्या होगा? जो आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो आएगा म्यू नॉट आई, बट यहां से बी कैलकुलेट कर पाओगे क्या आप? नहीं कर पाओ, बी कैलकुलेट नहीं कर पाओ। लेकिन जो बी डॉट डीएल है वो उतना ही आएगा, भले वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बिल्कुल ऐसा ही चीज गॉस लॉ में भी बताया था, स्फीयर पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो तो क्या हो, कैसे? आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ स्पेस से। याद आ रहा है कुछ कुछ? पक्का। अब यहां आते हैं, देखो अलग चीज है, इसमें भी करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। करंट डेंसिटी जे है, जे मतलब ऊपर से देख रहे हैं, तो पर यूनिट एरिया करंट क्या है? जे है, ठीक। तो पहले इनसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं। अगेन आप आसानी से प्रूफ कर पाओगे उन्हीं सारे लॉजिक से कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा। तो ये आपका ऊपर से देख रहे हैं वायर को, सेंटर से x दूरी पे एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे मान लेते हैं, और डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं एम्पीरियन लूप का, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लिया और यहाँ पे ऐसे, कोई दिक्कत? तो बी डॉट डी एल करोगे, अगेन बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल, बी को बाहर ले लो तो बी इंटीग्रेशन डी एल, तो बी इंटू 2 पाई एक्स, बी इंटू 2 पाई एक्स, इसको इक्वेट करो, बी इंटू 2 पाई एक्स बराबर म्यू नॉट आई। करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसको प्लस लोगे यहाँ पे, जैसे हम एम्पीरियन लूप लिए है ना, उस हिसाब से करंट प्लस होगा। और कितना करंट आएगा? तो पर यूनिट सरफेस एरिया कितना करंट है? जे। तो इस एरिया में पाई एक्स स्क्वायर में कितना करंट होगा? जे पाई एक्स स्क्वायर। तो बी कितना आ जाएगा? म्यू नॉट जे एक्स बाय 2। कोई दिक्कत? आउटसाइड पॉइंट पे करें, यहां से x दूरी पे एक एम्पीरियन। अगेन बी को बाहर हम इसलिए कर पाए हैं कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तभी हम मान पाए कि जितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही यहाँ पे होगा। चलो यहाँ पे एम्पीरियन लूप ऐसे ले लेते हैं अगेन,
और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर क्या लिखोगे, बी डी एल कॉस 0, है ना, बी डी एल कॉस 0। फिर बी को बाहर ले पाएंगे, बी इंटीग्रेशन डी एल, तो बी इंटू 2 पाई एक्स, और b इंटू 2 पाई एक्स बराबर म्यू नॉट आई इन, ये पूरा जो करंट है, तो j इंटू पाई आर स्क्वायर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर इज द रेडियस ऑफ पाइप और सिलेंडर। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट j आर स्क्वायर बाय 2x। ये बाहर वाले पॉइंट पे होगा, कोई दिक्कत? पक्का? तो जल्दी से नोट करो इसको। चलो, तो ये सवाल पहले समझ लो। एक पाइप है, सॉलिड पाइप है, और उसमें एक होल, उसमें एक होल है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एक्सिस के अलॉन्ग। कोई दिक्कत? ये आपको ऊपर से दिखा रहे हैं, टॉप व्यू। करंट डेंसिटी मान लो J है, यूनिफॉर्म, ठीक। और इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी C वेक्टर मान लेते हैं। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका इस सेंटर से पोजीशन वेक्टर x है, और इस सेंटर से पोजीशन वेक्टर, और ये कैविटी में निकालना है ना, इस कैविटी में निकालना। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हो तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, है ना। अभी तक सब में डायरेक्शन की बात की है, किया ना, तो यहां पे भी आपको डायरेक्शन बताना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो खुद से। देखो हम क्या किए, इस पूरे में करंट मान लिए J डेंसिटी, और यहां हॉलो है तो यहां माइनस J मान लिए, पूरे में J मान लिए और यहां पे माइनस J मान लिए। ये भी उसमें इंक्लूडेड है, जब पूरे में J माने तो ये आ गया J यहां पे, जो कि था नहीं, ये हॉलो है। और जब यहां पे माइनस J चिपका देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, खाली। अरे चार्ज में ऐसा किए थे ना कि एक स्फीयर में अगर कैविटी हो तो पूरे स्फीयर का चार्ज मान लेते थे सिग्मा, और कैविटी में चार्ज माइनस सिग्मा, तो वहां का जीरो हो जाता था नेट। उसी तरह अगर पूरे का करंट हम मान लिए बाहर की तरफ J, और सिर्फ उसमें मान लिए साथ में अंदर की तरफ, पूरा भी है और साथ में ये भी है अंदर की तरफ, तो वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली। वहां करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, J माइनस J 0। अरे होगा, अरे होगा। चलो, इसके लिए ये इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ जल्दी से। और डायरेक्शन कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जल्दी बताओ। बाहर नहीं होगा, ऐसे होगा। अभी तुरंत तो निकाले थे बे गधे, ऐसे होगा ना। अभी तुरंत निकालें, तुरंत में मत भूलो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ही होगा ना, पक्का। चलो, वो पोजीशन वेक्टर और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होता है, डीएल के, है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर और डीएल जो भी होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही, पक्का। चलो, मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था इनसाइड पॉइंट पे, अभी तुरंत लिखें, म्यू नॉट जे एक्स क्या है, ठीक, यहाँ पे जे वाई होगा बाय 2, और कुछ था, म्यू नॉट जे वाई बाय 2। हाँ रुक जाओ, उसका मैग्नीट्यूड हम लिखें, उसमें दूरी क्या था, एक्स था, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वाई का मैग्नीट्यूड वाई लिख रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। अभी डायरेक्शन लिखे कहाँ, चलो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जे का डायरेक्शन किधर है, बाहर, और वाई का डायरेक्शन इधर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर।
बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो जे क्रॉस वाई अगर करोगे, अच्छा यहां पे ये भी तो लिख सकते हैं जे वाई मेरी मर्जी है साइन 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि 1 इज साइन 90। अरे एक से गुना करने से क्या फर्क पड़ जाता है, एक से गुना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो एक को हम लिख दिए साइन 90। ध्यान से देखना, यहां पे जे इधर है और वाई इधर है, जे और वाई के बीच का एंगल क्या है 90। जे क्रॉस वाई करो तो उसी डायरेक्शन में आएगा, जे क्रॉस वाई, जे क्रॉस वाई, पहला दूसरा पाम आएगा। तो डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो जे क्रॉस वाई के डायरेक्शन में ही है, यानी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको ऐसे या ऐसे लिख दो, साइन 90 ना लिख के इसको ऐसे लिख दो जे कैप क्रॉस वाई कैप। नहीं समझ में, हम लोग यूनिट वेक्टर खूब यूज किए, पहली बार नहीं कर रहे हैं, पीछे पलट के देख लेना, है ना, ये डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो जे जे कैप क्या बन जाएगा, जे वेक्टर, और वाई वाई कैप क्या बन जाएगा, वाई वेक्टर। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसको B1 बोल लेते हैं, वो हो जाएगा म्यू नॉट जे क्रॉस वाई डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत? तो उसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट जे क्रॉस एक्स बाय 2। करके देखना वही आएगा। इसमें करंट उल्टा, तो माइनस जे क्रॉस एक्स से करोगे तभी आएगा वैल्यू। कोई दिक्कत? पक्का? तो बी नेट क्या हो जाएगा, दोनों का सम कर दो, म्यू नॉट जे बाय 2 क्रॉस y माइनस एक्स होगा। जे दिया हुआ था, अरे जे दिया हुआ था, y दिया हुआ था, x दिया हुआ था, अरे है ना। ध्यान से देखो इस डायग्राम में, अगर इस डायग्राम में देखोगे तो c प्लस एक्स बराबर y, तो y माइनस एक्स बराबर, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, खत्म। बात समझ में आई? डर तो नहीं लग रहा? पक्का? क्लियर है? यहां डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं नेट। कोई गलती मत करना कि यहां पे लिख लेना अलग से सिर्फ वैल्यू और यहां पे लिख लेना और घटा देना नंबर की तरह, मरोगे। ये नंबर नहीं है, ये वेक्टर है। तो डायरेक्शन का तो बिल्कुल ध्यान रखना। कुछ बच्चे डायरेक्ट निकाल लेते हैं दोनों, ठीक है, और सीधे जोड़ देते हैं नंबर की तरह, है ना। समझ में आया? पक्का? तो ये लिखो, फिर अगला करते हैं। देखो ये थिक शीट कैसा है, ये ध्यान से देखना। इसका थिकनेस कितना है 2a, और ये ऊपर भी इन्फिनाइट, नीचे भी इन्फिनाइट, सामने भी इन्फिनाइट, पीछे भी इन्फिनाइट। कोई दिक्कत? पक्का? इन्फिनाइट चार्ज शीट किए थे हम लोग, बिल्कुल वैसा ही। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है पीछे से आगे की तरफ। कोई दिक्कत? अच्छा, जब सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है तो अपना एक्सिस कैसा हो जाता है? अपना एक्सिस हो जाता है रेडियल, एक्सियल और टेंजेंशियल। तब एक्सिस कैसे चूज करते हैं? रेडियल, एक्सियल और टेंजेंशियल। हाँ बोल। बाहर आ रहा है, हाँ खुद बोल रहे हो करंट बाहर आ रहा है, फिर पूछ रहे हो डॉट डॉट क्यों किए। समझ में आ? इधर इन्फिनाइट तक है, इधर भी और पीछे भी इन्फिनाइट तक, ऊपर भी इन्फिनाइट, नीचे भी इन्फिनाइट। सिर्फ थिकनेस क्या है 2a। थिकनेस क्या है 2a। अच्छा, हम बोल रहे थे कि जब सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता, जैसे सिलेंडर हो, पाइप हो, रॉड या रॉड हो, तो उस केस में हम एक्सिस कैसे चूज करते थे? एक्सियल, टेंजेंशियल और रेडियल। लेकिन जब भी प्लेनर सिमेट्री हो
याद आ रहा है? तो एक्सिस चूज करते थे एक्स वाई जेड, रेक्टेंगुलर वाला, है ना। तो यहां पे भी हम एक्सिस चूज कर रहे हैं एक्स वाई और जेड। कोई दिक्कत? अब देखते जाना। यहां पे फील्ड का डायरेक्शन अगेन बायट-सैवर्ट लॉ से डायरेक्ट बता सकते हो आप। कैसे? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे कहीं लिखना है, देखो ध्यान से देखना, ठीक। तो एक करंट का एलिमेंट ऐसे ले लो छोटा सा, ये बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसे होगा? कुछ ऐसे, अरे इसके परपेंडिकुलर। करंट बाहर है और जहां पे लिख रहे हो उधर फिंगर है, तो पाम का डायरेक्शन क्या देता है? तो यहां ऐसे कुछ होगा। हम यूज नहीं करेंगे बायट-सैवर्ट लॉ, बस बता दे रहे हैं। और उसी तरह एक छोटा सा एलिमेंट यहां ले लेना, उतना ही, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे? मैग्नेटिक में ऐसे, तो नेट किधर आएगा? ऊपर के डायरेक्शन में, और उसी तरह इधर आएगा नेट नीचे के डायरेक्शन में। करके देख लें। बट हम यहां से नहीं कर रहे, हम आपको बार बार बोलें जब एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगा रहे हैं तो हम बायट-सैवर्ट क्यों यूज करें, है ना। अगर बायट-सैवर्ट ज्यादा बेसिक होता तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन में एम्पियर सर्किटल लॉ आता कि बायट-सैवर्ट लॉ आता? क्या आता? बायट-सैवर्ट लॉ। तो ज्यादा बेसिक क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं तो किसी और के हेल्प की जरूरत नहीं है। बट बायट-सैवर्ट लॉ से दिखा दिया आपको। कोई दिक्कत? चलो, तो हम ऐसे माने, ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत? पक्का? पहले हम फील्ड मान लेते हैं एक्स वाला, यानी इधर इधर और इधर इधर, या इधर बाहर और इधर बाहर, ठीक है। इस पूरे सीट को ऐसे पलट दें, मतलब एक्स के अबाउट घुमा देने का, एक्स के अबाउट 180 डिग्री से घुमा देने का। तो करंट जो बाहर आ रहा है वो किधर जाता हुआ दिखेगा? अंदर। सारा लॉजिक लिखना, ऐसे डायग्राम बना लेना, ठीक है। यहां पे ऐसे माने हैं कि या तो बाहर है दोनों, या तो दोनों अंदर है। दो पॉसिबिलिटी एक साथ लेके चल रहे हैं। जैसे ही पलटी मारोगे पूरा का पूरा, तो करंट क्या हो जाएगा? अंदर अंदर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं आ रहा, जबकि आना चाहिए। यहां से देखो, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई। जब आप इसको चेंज कर दिए तो इसको चेंज होना पड़ेगा। यहां पे चेंज हो नहीं रहा, मतलब फील्ड एक्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, फील्ड एक्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह एक तरफ अंदर और एक तरफ बाहर मान लो, तो उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो आप, है ना। एक तरफ अंदर एक तरफ बाहर, उसको भी आप कैंसिल आउट करोगे, मतलब फील्ड एक्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगला पॉसिबिलिटी देखते हैं, सॉरी हाँ, एक्स के अबाउट ही घुमाए थे ना। चलो अगला पॉसिबिलिटी जेड में। तो जेड में मान लेते हैं दोनों बाहर, दोनों फील्ड बाहर। ध्यान से देखना, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि क्लोज लूप बनेगा नहीं। दोनों तरफ फील्ड अगर बाहर मान लोगे तो क्लोज लूप बनेगा नहीं, तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब एक तरफ बाहर और एक तरफ अंदर मान लिया, एक तरफ बाहर और एक तरफ अंदर मान लिए, ठीक है। इसमें अगर एक्स में घुमाओगे तो क्या होगा? एक्स में घुमाओगे तो फील्ड भी बदल जाएगा, ये अंदर वाला बाहर आ जाएगा और बाहर वाला अंदर चला जाएगा। तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदला तो मैग्नेटिक फील्ड बदलनी चाहिए, जो कि बदल रही है। अरे कैसे बोले, ऐसे घुमा दिए 180 से, तो जो एरो बाहर था वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर था वो बाहर।
तो एक्स में घुमाने से पता नहीं चला कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब हम क्या किए, ध्यान से सुनना, इसको अरे देखो इधर, इसको जेड एक्सिस के अबाउट घुमा दी ऐसे, जो नीचे है वो ऊपर चला गया, जो ऊपर है नीचे चला गया। ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट का डायरेक्शन वही है, लेकिन जब घुमाए हो तो इधर अंदर हो जाएगा, इधर बाहर हो जाएगा। अरे बाहर हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज किए नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, मतलब ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बचा एक्स, क्या बचा, एक्स। तो यहां पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऐसा होगा। अब आप बोलोगे सर दोनों ऊपर क्यों नहीं हो सकता, सर दोनों ऊपर क्यों नहीं हो सकता, तो दोनों ऊपर मानोगे तो अगेन जेड के अबाउट घुमा दोगे, है ना, ध्यान से सुनना, दोनों ऊपर मानोगे तो जेड के अबाउट जब घुमा दोगे आप तो क्या होगा, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इधर ऊपर से नीचे और उधर नीचे से ऊपर हो जाएगा, या दोनों ऊपर है तो दोनों नीचे हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है, जब घुमाओगे तो देखो इधर वाला उधर नीचे जाएगा और उधर वाला इधर घूम के ऊपर चला जाएगा, तो यही वाला एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, करंट डेंसिटी कितना दिया हुआ इसमें, जे, करंट डेंसिटी कितना दिया हुआ है, जे। आपको यहां से एक्स दूरी पे फील्ड बताना, पहले अंदर वाले पॉइंट पे फिर बाहर वाले पॉइंट पे। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए हम ऐसे लूप ले लें, ताकि मैग्नेटिक फील्ड या तो लूप के साथ होगा या लूप के परपेंडिकुलर, है ना। ये ऐसे लूप ले लिया और ऐसे डायरेक्शन ले लिया लूप का, जैसे लूप का डायरेक्शन ऐसे लिए तो ये वाला करंट पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब लिखना शुरू करते हैं। ये दूरी मान लो x, ये दूरी x, ये दूरी h, क्या बोल दिए, h। कोई दिक्कत, लिखना शुरू करें। इसके अलोंग जब इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, b डॉट डी एल। अरे b ऊपर है या नीचे है और ये लाइन ऐसे है हॉरिजॉन्टल, तो इसके अलोंग जाओगे तो क्या होगा, इसके भी यहां पे भी जीरो, यहां पे ये इधर है और फील्ड भी इधर है, तो क्या हो जाएगा, बी डी एल, तो बी डी एल कॉस जीरो, तो सिर्फ बचेगा b इंटू एल, यानी b इंटू एच, और इधर के लिए लिखोगे तो b इंटू एच, फिर दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो प्लस b इंटू एच बराबर, लिख लेना कि यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है ना। इंटीग्रेशन जब इस लेंथ के अलोंग और इस लेंथ के अलोंग करेंगे तो जीरो आएगा, पहले लिख लेना, ठीक है। चलो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी फील्ड ऊपर होगा, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, और इधर यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा 2BH, कोई दिक्कत, और ये क्या होगा 2BH इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो यहाँ पे J दिया हुआ है, करंट डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ, तो J इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 2XH, 2XH, सॉरी यहाँ H कैपिटल लिख दिए, H 2 2, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, B बराबर म्यू नॉट JX। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं किया कहीं कैलकुलेशन में, ठीक है, तो जल्दी से लिख लो, और इसके बाद बाहर वाले पॉइंट पे निकालो। ये इनसाइड पॉइंट हो गया ना, बाहर वाले पॉइंट पे निकालना, जो कि यहाँ एक्सिस से x दूरी पे हो, जो कि एक्सिस से x दूरी पे बाहर हो, निकालो।
चलो अब आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, है ना। तो डायरेक्शन तो ऐसे ही निकाल लोगे फिर, तो डायरेक्शन आएगा ऐसे और ऐसे, कोई दिक्कत? ठीक। एम्पीरियन लूप ऐसा लें ताकि जहाँ पे यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाए फील्ड, रेहा होगा ना, इधर जाएंगे तो परपेंडिकुलर नीचे और इधर आएंगे तो परपेंडिकुलर ऊपर। उसी तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊपर और यहाँ परपेंडिकुलर नीचे, तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एम्पीरियन लूप ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत? अब इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग क्या आएगा, 0। इसके अलॉन्ग क्या आएगा, b इंटू एच, जैसे उस समय आया था, और इसके अलॉन्ग आएगा b इंटू एच, यानी टोटल आ जाएगा 2b h। दिस इज योर इंटीग्रेशन b डॉट dl, देन 2bh बराबर म्यू नॉट I। इनक्लोज करंट सिर्फ यही है ना। तो ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाइड बाय h, 2a मल्टीप्लाइड बाय h, j, है ना। तो b हो जाएगा म्यू नॉट ए जे। ध्यान से देखो तो ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जब तक कि हम इस इन्फानाइट सीट के करीब हैं तभी तो इन्फानाइट होगा ना, दूर चले जाएंगे तब तो ये फाइनाइट हो जाए। जब तक हम इस सीट के क्लोज में हैं, जब तक ये इन्फानाइट सीट है, तब तक बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जे एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एक तरह से कांस्टेंट आ रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फानाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, कितना आता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो अलग चीज़ है, बट आता तो कांस्टेंट ही था ना। उसी तरह यहाँ भी बाहर एक तरह से क्या होगा, कांस्टेंट, है ना, जब तक कि सीट के क्लोज हो, जब तक सीट आपके लिए इन्फानाइट। सर ये इन्फानाइट सीट क्या, अगेन जो सीट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बहुत करीब खड़े हैं, ताकि सर्किट का बाकी हिस्सा हमसे बहुत दूर है। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत? तो लिख लो यहाँ तक की बात हो। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप कैसे बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा, वो तो इनफाइनाइट सीट है। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों नहीं हो सकता? मैग्नेटिक फील्ड जानते हो कि अंदर नहीं होगा जहाँ करंट है। अब जानते हो कि ऐसे लूप नहीं हो सकता। ऐसे हाँ, करंट का फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कुछ और बदल जाएगा ना अंदर में। हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं का? हमको इधर और इधर चाहिए बस। बायट-सावर्ट लॉ से भी चेक कर लो। और क्लोज लूप क्यों नहीं बना सकता, ऐसे देखो ना। ठीक है, हम एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे क्लोज लूप होगा क्यों? हाँ, दोनों ऊपर मान लोगे तब नहीं हो, और उसको तो ऐसे भी रूल आउट कर चुके हैं कि दोनों ऊपर नहीं हो। नहीं समझ में आ रहा? दो अब क्लोज लूप तो बन सकता है ना, है ना। दोनों ऊपर होगा तो क्लोज लूप में पंगा। बात समझ में आ रही है? इनका डाउट जेन्युइन है। हम ये नहीं बोले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा ही होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात भी नहीं की है, और हम एग्जैक्ट इसका ड्राइंग भी नहीं करने वाले, बट हाँ ऐसा हो सकता है ना क्लोज लूप। अरे बात समझ में आ रही है? पक्का? तो यहां तक लिखो, और ये सब जो पॉइंट्स पूछते हो वो भी लिख लिया करो खुद से कॉपी में, है ना। चलो मैग्नेट सब देखियो आप लोग, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करें, है ना। सिंपल बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करना चाहते हैं, है ना। फिर हम लोग एम्पियर्स सर्किट लॉ कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तो आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट का। उसके लिए पहले बात करते हैं, देखो मैग्नेट सब देखो, नॉर्थ साउथ, 9th में पढ़े हो ना। नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, रिपेल करता है, और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है। इसको कहीं से भी काट दो फिर नॉर्थ साउथ बन जाएगा। अरे है ना, क्योंकि रियलिटी में नॉर्थ साउथ कुछ होता ही नहीं, है ना। बेसिकली ये जो एटम में इलेक्ट्रॉन सेम सेंस में घूम रहे होते हैं उनके कारण होता है, इसीलिए कहीं से भी काटने पे काम
हो जाता है। इसी को हम गॉस का सेकेंड लॉ, सॉरी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जो था वो प्रूव, उसमें यही बात बोला गया ना उन्होंने, क्या बोला गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं। जहां से काट दो को यहाँ फिर से नॉर्थ साउथ बन जाए। सर दो मैग्नेट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही काहे करता है? दो मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट कहाँ करता है? यहाँ पे जैसे भी कोई दो मैग्नेट आएगा वो हमेशा एक दूसरे से चिपकता है, जनरली पोल चेंज उल्टा करके घुमा के देखो, हमेशा चिपकता ही। लेके आना, लेके आपको पता है हमेशा चिपकता ही है। नहीं रिपेल कर, करते हुए देखे ही नहीं है। नहीं देखो हे भगवान, मैग्नेट को रिपेल करते हुए नहीं देखो, जब हमेशा तो चिपकता ही है, दो मैग्नेट को साथ लाते हैं धर्म से चिपक लेके आना, ठीक है हम ही लेके आ जाएंगे, ठीक है। मैग्नेट को रिपेल करते हुए नहीं देखो, हे भगवान। हाँ दो मैग्नेट की ही बात कर, चिपकता ही है। अरे सिंपल और नॉन सिंपल क्या होता है? मैग्नेट मैग्नेट होता है, हम कल ला के दिखा दें, ठीक है। ये तो हमको लगा 9-10 में देखे होगे, किए होगे स्कूल में। अरे हे भगवान, कल हम मैग्नेट ला के दिखाएंगे, ठीक है। तू चिपकाना, हम रिपेल करा के दिखाएंगे, चलेगा पक्का। चल तो बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स का सामान कहाँ पे मिलेगा बेगूसराय में, हमको पता भी नहीं। चल तो नॉर्थ साउथ कोई दिक्कत? अच्छा क्या बता रहे थे हम, भूल गया, हमको डिस्टर्ब कर दे, 1 मिनट देख। हाँ जब इस मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, तो नॉर्थ वाले जो नॉर्थ पोल जो है उस पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और साउथ पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फिर से बोले, जब इस मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, इसमें जब इस मैग्नेट को रखोगे नॉर्थ साउथ, तो इसके नॉर्थ पे फोर्स इधर लगेगा, मान लो F1 लग रहा है, और साउथ पे फोर्स इधर लगेगा, मान लो F2 लग रहा। कोई दिक्कत? इधर F1 लगेगा और इधर F2 लगेगा, हाँ, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर F2, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत? यहीं पे एक चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, है ना। क्या डिफाइन करते हैं? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ बेसिकली बताता है कि मैग्नेट कितना स्ट्रांग है ना। तो जो पोल स्ट्रेंथ हम डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना, उसको जनरली m से डिनोट किया गया, उसको m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से, और इसका वैल्यू होता है ये जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पोल स्ट्रेंथ जो होगा उसको डिफाइन किया गया है फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय वहां का मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? तो फोर्स क्या हो जाएगा? m इंटू बी। फोर्स क्या हो जाएगा? m इंटू बी। फोर्स हो जाएगा m इंटू बी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि इस पे नेट फोर्स 0 है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो, टॉर्क सेम आना चाहिए। अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, ये लेंथ L है, क्या है? L, ठीक। तो आप खुद बताइए टॉर्क किधर आएगा? R क्रॉस F, अंदर की तरफ रहेगा ना। और टॉर्क कितना आएगा मैग्नीट्यूड में? ध्यान से देखना, ये टॉर्क आ जाएगा आपका R क्रॉस F, ये मान लो एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से ये वाला लाइन एंगल बना रहा है थीटा। तो टॉर्क क्या लिखोगे? R F
साइन थीटा। लिखोगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और यहां पे क्या है एल, एफ को क्या लिखोगे एम इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, और ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू ये जो एल वेक्टर है, अगर इसको मैं एल वेक्टर बोल रहे हैं तो एल क्रॉस एफ है कि एफ क्रॉस एल है, एल क्रॉस है ना, और एल वेक्टर हम यहां से यहां तक की ओर बोल रहे हैं है ना, तो इसको हम लिख देते हैं टॉर्क बराबर एम एल क्रॉस बी। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर होता है, मतलब हर एक पॉइंट में टॉर्क सेम है। क्योंकि टॉर्क पॉइंट पे डिपेंड करता है ना, लेकिन अगर नेट फोर्स 0 प्रूफ कर दिए तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर हो जाता है, प्रूफ किए रोटेशन में। याद आ रहा? समझ में आया? तो क्या होता है ना बेसिकली, जब नेट फोर्स 0 हो तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आ जाता है। ठीक, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। है ना, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल एम से। ये होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू एल वेक्टर, वेयर एल इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। है ना, अब ये बिल्कुल जब बोलो कि कुछ कुछ उसी तरह हो जाएगा जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ होता था, जैसा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ होता था। वहां पे होता था प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, और वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निगेटिव क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता था, है ना। यहां पे क्यू चार्ज नहीं है, यहां पे चार्ज की जगह पे क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है, सॉरी पोल स्ट्रेंथ है। यहां पे चार्ज की जगह पे क्या है पोल स्ट्रेंथ है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये इधर से इधर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, वो तो टॉर्क कैलकुलेट करने में हम देख लिए डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं माइनस एम और इसको बोलते हैं प्लस एम। साउथ को बोलते हैं माइनस एम, ठीक है, और नॉर्थ को बोलते हैं प्लस एम, वेयर स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड। जैसे वहां पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड होता था कि सम होता था, सम तो जीरो है, मैग्नीट्यूड होता था, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे भी वेक्टर फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। साउथ को इसलिए निगेटिव एम से डिनोट करते हैं और नॉर्थ को पॉजिटिव एम से। और वहां पे टॉर्क आया था, याद करो टॉर्क आया था P क्रॉस E, यहां पे टॉर्क आया M क्रॉस B। P को रिप्लेस कर दिया M और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? अच्छा, वहां पे डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या था? कूलम मीटर। कहीं का इतना टाइम लगा, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा? टेस्ला मीटर। तो पगला है क्या तू? कुछ भी बोल देते हैं, काम खत्म। न्यूटन पर टेस्ला मीटर कैलकुलेट करके आओगे कल हम पूछेंगे, कल हम पूछेंगे। सर ये न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन पर टेस्ला कहाँ पे? एम। अबे मैग्नेटिक मोमेंट का पूछ रहे हैं। हाँ तो एम का हो गया न्यूटन पर टेस्ला में, और इसका मीटर। और टेस्ला को भी अगर हम एसआई में कन्वर्ट कर, सॉरी अगर बेस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहे तो 7 जो बेस क्वांटिटी होता है ना, ठीक है। तो वो आप कल करके आओगे, आपका होमवर्क है, गुना भाग जोड़ घटाव करना है ना, सिंपल सा फंडा। आगे हम थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं लगे हाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
जैसे एक चार्ज अपने चारों तरफ जो इफेक्ट बनाता था, उसके चारों तरफ जो उसका इन्फ्लुएंस था, उसको किससे डिनोट करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। उसी तरह मैग्नेटिक जो अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया गया था? मैप्स के फॉर्म में लाइंस से रिप्रेजेंट किए थे। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होता। और याद करो तो पहला 4 पॉइंट जो था वो हम सिर्फ फील्ड लाइन फील्ड लाइन फील्ड लाइन बोले थे, याद आ रहा? और बोले थे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी वैलिड है, ये मैग्नेटिक के लिए भी वैलिड है, और ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसके लिए भी वैलिड था। याद आ रहा? और फिर बाद में 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट बनाए थे, किसके लिए? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, है ना? उसमें पहला पॉइंट क्या था कि टेंजेंट टू, वहां पे था फील्ड लाइन, तो यहां पे भी होगा टेंजेंट टू फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस, है ना? तो नेट बताता है क्या? अरे नेट तो बोलने का ही नहीं, वो तो सबके कारण वो नेट ही है ना? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? लिख लो कि टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस, बिल्कुल पहले की तरह, है ना? टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस। समझ में आया? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। ये नहीं कि बीच में स्पेस में कहीं शुरू होकर कहीं खत्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप, ठीक है? तीसरा, जहां ज्यादा डेंसिटी होगा वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां पे कम डेंसिटी होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, है ना? मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट किसको रिप्रेजेंट करता है? फील्ड के स्ट्रेंथ को। कोई दिक्कत? पक्का? फिर एक वही पॉइंट आ जाएगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, अगर क्रॉस करेंगे तो एक ही जगह पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, है ना? बट अगर पहला पॉइंट लिखो कि ये प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस है, तो फिर एक जगह पे दो होने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता, है ना? अच्छा, बोलोगे सर इतना फास्ट क्यों किए जा रहे हो? क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, है ना? अच्छा, बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा दिखता है, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है? बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ में जाता है और साउथ से नॉर्थ, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाता है। उसी तरह इधर तो मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है और अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ये मत बोलना कि सर ये खत्म हो गया, ये टर्न लेके मिलेगा, ठीक है? ये मत बोल देना कि सर यहीं खत्म हो गया, आप तो बोले थे क्लोज लूप बनाएगा, कि ये क्लोज लूप ही बनाएगा। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा? अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करना चाहें एक स्ट्रेट वायर का, तो स्ट्रेट वायर का ऊपर से देखो, पहले ऊपर से तो यहां से यहां पे फील्ड कैसे आता? यहां पे फील्ड टेंजेंशियल, यहां पे टेंजेंशियल, यहां पे टेंजेंशियल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगा। समझ में आया? मतलब अगर ऐसे वायर है ऐसे, और डायरेक्शन ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे भी। ये थंब को रखना है किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। तो जो ऐसे घूमेगा वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा।
ठीक। उसी तरह एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होता है, रिंग ऐसे, मान लो ऐसा बना दिए रिंग, करंट कैरिंग रिंग है, ठीक है। तो करंट ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा। तो जैसे हमको याद है वैसे आपको भी ये याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप खुद से फील्ड लाइन सोचोगे हम ड्रॉ कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना। आपको बेसिकली गलत या सही ढूंढना होगा 4 ऑप्शन में से, ठीक। रिंग ऐसे है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो ये है, ठीक है, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, देखो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट की तरह दिख रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ बार मैग्नेट की तरह दिख रहा है। तो देखो ना, ऐसे 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 ऐसे, यहां भी तो ऐसे ही, अरे है ना। ये करंट कैरिंग लूप है। यही चीज एटम के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, नहीं समझ में। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, और जब सब सेम ही सेंस में घूमेगा तो ऐसे ही फील्ड लाइन बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का घूमना भी तो करंट ही है ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, तो वो जब घूम रहा होता तो वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, इसलिए बार मैग्नेट में ऐसे दिख रहा होता है। समझ में आया? पक्का कि कुछ नहीं आया? तो कल हम लोग करेंगे सोलेनॉइड, है ना। उसको पहले सिंपल बायट सेवर्ट लॉ से निकालेंगे और फिर एम्पियर्स सर्किटल लॉ से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। एमईसी का पहला पार्ट आपका हो गया कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा पार्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो पहले फील्ड निकालना सीख लिए, तब फोर्स निकालना सीखें। कोई दिक्कत यहाँ तक में? पक्का आज के क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। आपका थोड़ा सा छूट गया तो देख लीजिएगा, है ना।